नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। टेट और एसटेट यानी कि सुपर टेट इनका बैच मैं लेकर आ रहा हूं और ये पूरी तरह से यूट्यूब पर फ्री क्लासेस रहेंगी। तो साइंस जो कि सेकंड पेपर में पूछता है टेट के, जो कि अनिवार्य हो गया है, तो साइंस की क्लास ये स्टार्ट होने जा रही है। इसके साथ ही आगे क्लासेस मैथ की भी होंगी, हिंदी की भी क्लासेस होंगी और पर्यावरण की भी क्लासेस होंगी। तो साइंस शुरू कर रहे हैं, जो कि सुपर टेट में आपको मार्किंग में बहुत काम आएगा, अंक जनरेट करने में। तो चलिए साइंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं। देखिए, पहले तो हम शुरुआत करेंगे कि आखिर ये साइंस होता क्या है। तो साइंस होता क्या है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये साइंस वर्ड कहाँ से आया है। तो साइंस वर्ड कहाँ से आया है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, साइंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा में जैसे हर एक देश की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो उसी तरह से लैटिन भी एक लैंग्वेज होती है। उस लैटिन वर्ड में इस साइंस को सेंटिया कहा जाता है। साइंस को सेंटिया या साइंटिया भी कहते हैं। इसी सेंटिया का मतलब होता है, अब इसका मतलब क्या है, सेंटिया तो हमारे लिए नया है। तो सेंटिया का इंग्लिश टर्म में जो मतलब होता है नॉलेज। इंग्लिश में इसका मतलब नॉलेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जानकारी या ज्ञान। तो हम जो भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं वह साइंस के अंतर्गत आता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से बना हुआ है। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को छोटे बच्चों के लिए जनरली कहा जाता है कि वी और ज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वी और ज्ञान। यहाँ वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, विशेष जानकारी। तो अगर हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई भी विशेष जानकारी अगर लेते हैं, तो वह विज्ञान कहा जाता है। आखिर ये विशेष जानकारी है क्या? अरे भाई, विशेष जानकारी क्या होती है? तो कहा जाता है विज्ञान में या कोई भी अगर विषय हमको पढ़ना हुआ, तो विशेष जानकारी का अर्थ हुआ कि हमको जो भी ज्ञान लेना है वो ज्ञान एक लय में होना चाहिए। एक लय, लय का मतलब एक क्रम में होना चाहिए। तो क्रम से जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में यानी कि माइंड में वो स्थायी रूप से जाके स्टोर होता है। एक व्यवस्थित ज्ञान होता है, संगठित ज्ञान होता है। इस तरह से आप किसी भी विषय का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान और सुसंगठित तरीके से जो प्राप्त ज्ञान होगा, वही होगा साइंस, वही होगा विज्ञान। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। एक जो मुख्य शाखा होती है वो होती है फिजिक्स, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और एक होती है केमिस्ट्री, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। और बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। यही बायोलॉजी अंत में जाके 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे हम लोग बांट के। एक पढ़ेंगे जूलॉजी, जिसमें सिर्फ जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बॉटनी, जो कि वनस्पतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इन 3 कैटेगरी में बांटा जाता है मुख्य रूप से। इनकी और भी बहुत सी ब्रांचेज होती हैं। फिजिक्स में बहुत प्रकाश के लिए प्रकाशिकी होता है, वैद्युतिकी होता है, गतिकी होता है। इस तरह से तमाम अलग अलग ब्रांचेज बन जाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स होता है, उष्मागतिकी होता है। ऐसे केमिस्ट्री में भी बहुत सी ब्रांचेज बन जाती हैं। जैसे कि रसायन विज्ञान में क्या होता है कि कार्बनिक रसायन, जिसे ऑर्गेनिक साइंस कहा जाता है। और एक होता है इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री होता है, भौतिकी रसायन। तो तमाम ब्रांचेज होती हैं, तो इन ब्रांचेज में नहीं जाएंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वह आज का हमारा टॉपिक हम लोग मापन से शुरू करेंगे कि मापन क्या होता है। चलिए, तो पहले तो हम देखते हैं कि ये भौतिक विज्ञान में फिजिक्स जो शब्द है, चूँकि हम भौतिक विज्ञान के टॉपिक को कवर करेंगे, तो फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा में फिजिक्स फ्यूसिस नामक शब्द से निकला हुआ है। फ्यूसिस,
फ्यूसिस का मतलब वहाँ पे नेचर होता है। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? नेचर। और नेचर को हमारी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, इंडिया में प्रकृति कहा जाता है। जी हाँ, प्रकृति, वही प्रकृति जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी दुनिया चलती है, जिसके इर्द गिर्द हम सभी हैं। तो इस प्रकृति से फिजिक्स का निर्माण हुआ है। कहोगे कैसे? प्रकृति में हमारा सन है। सन मतलब सूरज। सूरज से हमको क्या मिल रहा है? लाइट मिल रही है। जी हाँ, लाइट का अध्ययन हम लोग फिजिक्स में करते हैं। यहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी, हर प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। यहाँ से हमको हीट मिल रहा है, यानी ऊष्मा मिल रही है। ऊष्मा का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। उसके बाद प्रकृति में हमारा आ जाता है वाटर। वाटर का यानी पानी। पानी का दाब कितना है? पानी का घनत्व क्या है? पानी का प्रवाह यानी वेग क्या है? इन सब का अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है तो इसके पैरों पे जो दाब लग रहा है, इसके द्वारा धरती पर एक बल लगाया जा रहा है और धरती इसके पैरों पर ऊपर की ओर एक बल लगा रही है। तो इस तरह से दोनों के बलों के परिणाम स्वरूप ये आदमी आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये सब किसी न किसी तरह से फिजिक्स से संबंधित है। जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, व्यवहार की चीज़ें हैं, तो व्यवहार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। हम किसी को एक थप्पड़ मारते हैं, व्यवहारिक चीज़ है। अब उस थके गाल पर अगर एक थप्पड़ मारे तो जो गाल के द्वारा जो उसके यानी हमारे हाथ के द्वारा उसके गाल पर जो थप्पड़ लगा, बल लगा, उससे वही बल हमारे हाथ पर भी लगा। तो दोनों तरफ से क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। तो ये सब व्यवहारिक चीज़ें फिजिक्स में हैं और किसी न किसी नियम के द्वारा चल रही हैं, इसलिए इनको हम फिजिक्स कहते हैं। इन सबको फिजिक्स कहा जाता है। अब देखिए, फिजिक्स की डिफिनीशन में अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है? भौतिक विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। और द्रव्य ऊर्जा का अध्ययन करेंगे और इनकी आपस में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, इनके द्रव्य का ऊर्जा में, ऊर्जा का द्रव्य में, और ऊर्जा के विभिन्न जो रूप होते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो कह सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उनकी पारस्परिक क्रियाओं का तथा ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने देखा कि ये प्रकृति से संबंधित है, जिसे प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं। व्यवहार में तो जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं, सब का सब वह फिजिक्स के नियमों द्वारा ही संचालित होती हैं। तो हम इसे व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। हम इसे व्यवहार का विज्ञान भी कहते हैं। इसमें देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वह मापन से स्टार्ट होता है। मेजरमेंट, मापन। देखो, मापन से शुरुआत होती है भौतिक विज्ञान की। मापन है क्या? मापन, मेजर मतलब होता है मापना, किसी चीज़ को मापना। तो दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम माप सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम माप नहीं सकते हैं। तो जो भी चीज़ें मापी जा सकती हैं, जैसे कि समय को मापा जा सकता है कि कितना समय हुआ, दूरी को मापा जाता है, चाल को मापा जाता है, वजन को मापा जाता है यानी कि द्रव्यमान को मापा जाता है, भार को मापा जाता है, त्वरण को मापते हैं कि त्वरण कितना होता है, बल को माप सकते हैं कि बल कितना है, किसी की लंबाई को माप सकते हैं, किसी की चौड़ाई को माप सकते हैं, क्षेत्रफल को माप सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जिन्हें हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ क्या? वह चीज़ें, वह राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें भौतिकी के नियमों द्वारा मापा जा सकता है। जब भौतिकी के नियमों द्वारा जिन्हें माप सकते हैं वह भौतिक राशियाँ कही जाएंगी। अब जैसे कोई एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के अंदर का जो क्रोध है या उसके अंदर की खुशी है, तो हम उसके क्रोध या खुशी को थोड़ी ना माप सकते हैं। क्या कभी किसी के क्रोध को माप सकते हो? क्या 5 किलो गुस्सा है, 10 किलो गुस्सा है, मैं खुश हूँ तो मैं 15 मीटर खुश हूँ, ऐसा तो होता नहीं है।
तो हम किसी के भाव को नहीं माप सकते हैं। तो जिनको हम भौतिकी के नियमों द्वारा माप सकते हैं वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जिन राशियों को हम भौतिकी के नियमों द्वारा माप सकते हैं वह भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो ये भौतिक राशियों को मापने के लिए दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। दो चीज़ों का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक होता है संख्यात्मक मान और एक होता है मात्रक। संख्यात्मक मान जिसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल नंबर कह सकते हैं, और मात्रक का मतलब होता है यूनिट। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो पहली बात देखो, संख्यात्मक मान का मतलब है एक संख्या। जैसे हमने क्या कि इस वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 2 जो है संख्या है और किलोग्राम क्या है, उसका मात्रक है। जैसे तो मात्रक, जैसे मात्रक क्या है, मात्रक कैसे बना? मात्रक का मतलब होता है जिस भी भौतिक राशि को हम माप रहे हैं उस भौतिक राशि की किसी निश्चित मात्रा को 1 किलो 2 किलो मतलब एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित मात्रा ले लिया गया, उसको वैज्ञानिकों द्वारा मानक मान लिया गया कि भाई इतना ही वजन 1 किलोग्राम होगा। उस एक परिमाण लिया गया निश्चित फिक्स रूप से कि भाई हम इतना क्या कर रहे हैं, वजन ले लिए। इसी वजन को हम लोग एक मानक मान लिए और इसका एक नाम दे दिया गया किलोग्राम। तो ये बन गया मात्रक, ये उस भौतिक राशि का मात्रक बन गया। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए, कोई भी भौतिक राशि होता है, अगर हमको उसको मापना है तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है मात्रक, एक होता है संख्यात्मक मान। तो मैंने बताया कि मात्रक जो है, जैसे कोई चीज़ है 3 मीटर मैंने नापा, तो ये 3 जो है संख्या बताता है, मीटर जो होता है मात्रक बताता है। आइए मात्रक की परिभाषा कैसे बनी कि अगर हमको लंबाई लेना है तो वैज्ञानिकों द्वारा लंबाई एक निश्चित दूरी को उन्होंने मानक मान लिया और उसका नाम, उस मानक का एक नाम रख दिया, उस नाम को ही कहते हैं मात्रक। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बनाने के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसका एक नाम दे दिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशियों का निर्धारण दो चीज़ों से हुआ, संख्यात्मक मान और मात्रा का गुणा होने से। अर्थात Q इक्वल टू N इंटू यू। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है तो यहाँ पे 5 जो होता है संख्या को बताता है, मीटर क्या होता है, मात्रक बताता है। संख्या का मतलब हुआ, संख्यात्मक मान का मतलब हुआ कि कोई चीज़ उसमें कितनी बार आया, उसकी बारंबारता से है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई अगर 3 मीटर है तो इसका मतलब है कि इसमें मीटर जो है वो 3 बार इस्तेमाल किया गया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 5 किलोग्राम है तो इसका मतलब है कि किलोग्राम उसमें 5 बार है। 1 किलो चीनी, 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 यानी किलो उसमें 5 बार आया हुआ है। तो संख्या उस मात्रक की बारंबारता को बताता है कि वो बार कितनी बार उसमें इस्तेमाल हुआ है, और कुछ नहीं है। भौतिक राशियों को दो भागों में बांट लिया जाता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशियाँ और एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ। एक को कहते हैं हम लोग मूल राशियाँ, इंग्लिश में देखा जाए तो इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और एक होता है व्युत्पन्न राशियाँ जिनको डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए मूल राशियाँ है क्या, दो तरह की भौतिक राशियाँ, पूरी धरती पर जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उनको सिर्फ इन्हीं दो प्रकारों में बांटा गया है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। और दुनिया की कोई राशि नहीं है, बस मूल राशि है और व्युत्पन्न राशि है। तो नंबर एक, मूल राशियाँ हैं क्या, ऐसी मूल का मतलब होता है जड़। मूल अगर देखा जाए किसी चीज का मूल, किसी चीज का मूल का मतलब होता है रूट, रूट अर्थात जड़, रूट अर्थात जड़, जहाँ से चीज़ों की शुरुआत होती है। तो भौतिकी में जो शुरुआत होती है भौतिक राशियों की, वह इन्हीं मूल राशियों से इनकी शुरुआत होती है, ये जो मूल राशियाँ हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, आज़ाद होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, ये अपने आप में निर्भर होती हैं, अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये किसी दूसरी राशियों से नहीं मिलकर बनी होती हैं,
पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी से नहीं मिलकर बनी है। इनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। तो इनकी कुल संख्या 7 है। बस यही 7 आपको याद कर लेना है। 7 के अलावा 8वां जो भी देगा वह व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। बस ये 7 याद हैं। वैसे हजारों भौतिक राशियां हैं, लेकिन 7 भौतिक राशियां याद हैं। तो इन 7 के अलावा जो भी अगली भौतिक राशि आएगी वह व्युत्पन्न में आएगी। तो इन 7 में देखते हैं क्या है। लंबाई, लंबाई अर्थात लेंथ, लेंथ LENGTH, लंबाई। देखो लंबाई का एक मूल राशि, लंबाई किसी से मिलकर नहीं बना है। लंबाई अपने आप में स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र राशि है। ये एक मूल राशि है। इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वह होता है मीटर। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान भी अपने आप में स्वतंत्र है। द्रव्यमान का मात्रक मूल मात्रक होता है किलोग्राम। समय, समय का सेकेंड। ताप, ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो 5 तो यहाँ पर है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। एक होता है ज्योति तीव्रता, यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता। और एक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है जिसमें ये मापा जाता है होता है कैंडेला, CD बोलते कैंडेला। पदार्थ की मात्रा जो मापी जाती है वह मोल में मापी जाती है। तो इन 7 भौतिक राशियों को हमें दिमाग में रखना है। यहाँ पर ये है ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक होता है मोल। इन 7 के अलावा दुनिया की कोई भी राशि, बस कोण और घन कोण को छोड़कर जो कि मैथ से संबंधित हैं, इन 7 के अलावा दुनिया की कोई भी राशि मिलती है तो वह व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न जिसे डिराइव्ड कहा जाता है। डिराइव्ड मतलब पैदा होना, कहीं से पैदा होना, डिराइव्ड क्वांटिटीज, कहीं से पैदा होना। व्युत्पन्न, उत्पन्न, इसमें नाम में ही उत्पन्न छुपा हुआ है, जो किन्हीं अन्य राशियों से उत्पन्न होती। अन्य राशि कौन अन्य राशि होगी? वही मूल राशि। अन्य राशि में वही मूल राशि होगी। तो मूल राशियों से ही तो उत्पन्न होंगी, और तो कोई राशियां है ही नहीं। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से पैदा हो रही हैं, जो मूल राशियों से उत्पन्न हो रही हैं, इन राशियों को ही हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इन राशियों को ही व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इसमें जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए लंबाई और चौड़ाई 2 राशियों से मिलकर बना हुआ है। चाल हो गया, चाल दूरी, दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है। और समय, ये देखिए ये मूल राशियां हैं कि नहीं है। बल, द्रव्यमान और त्वरण से मिलकर बना हुआ है। द्रव्यमान मूल राशि है। त्वरण, त्वरण व्युत्पन्न है, लेकिन त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, तो समय मूल होता गया। और वेग, वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन खुद ही एक प्रकार की लंबाई है। तो सब किसी न किसी राशियों को, 2 राशियों को मिलाकर बनी होती हैं, 2, 3, 4, वो सब व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो इन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इन जितनी भी मूल राशियां हैं, इनका जो मूल मात्रक होता है उसको मानक क्या माना गया? किसे 1 मीटर कहा जाएगा, किसे 1 सेकंड कहा जाएगा, किसे 1 किलोग्राम कहा जाएगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं, आखिर कौन सी चीजें हैं जिनको ये चीज कहा जाता है। तो देखिए, 1 मानक मीटर क्या है? मीटर किसको माना गया? तो आरंभ में शुरुआती दौर में ये माना गया कि भाई देखो, प्लेटिनम और इरिडियम, प्लेटिनम और इरिडियम धातु की एक लंबी सी छड़ बना दी गई, और वैज्ञानिकों के द्वारा उस छड़ पर 2 कुछ निश्चित दूरी पर बिंदु मान लिए गए। एक छड़ बनाई गई और उस पर एक फिक्स दूरी पर वैज्ञानिकों द्वारा जो दूरी तय की गई उतनी दूरी पर 2 बिंदु अंकित कर लिए गए, जैसे A और B अंकित कर लिए गए। तो इसके बीच की दूरी, ये जितनी भी दूरी होगी इसके बीच में, इसी को 1 मीटर मान लिया गया। तो ऐसी ये पेरिस में छड़ रखी गई। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत ये थी कि ये छड़ अगर एक बार नष्ट हो गई, एक बार नष्ट हो गई तो फिर से उसी माप के बना पाना संभव नहीं था। तो इस परिभाषा को, इस तकनीक को पीछे छोड़ दिया गया, जो प्लेटिनम और इरिडियम की पेरिस में रखा गया। फिर 1960 में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन होता है।
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन होता है 1960 में। और यहाँ पर जो नई परिभाषा बनाएगी वह प्रकाश तरंगों के रूप में बनाएगी। तो यहाँ पे एक धातु लिया गया क्रिप्टन, एकदम प्योर क्रिप्टन, शुद्ध क्रिप्टन, जिसका यहाँ पर क्रमांक होता है 86, जो उसका जो वेट वगैरह होता है 86, क्रिप्टन 86 की एक छड़ बनाएगी लंबी से, और उतनी लंबी छड़ जिसमें से नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगे, कितनी तरंगे निकले, 16,50,763.73। ये आंकड़े याद होने चाहिए कि एक धातु लिया गया क्रिप्टन, क्रिप्टन की एक उतनी लंबी छड़ बनाई गई, ये मान लेते हैं ये एक छड़ है, उतनी लंबी छड़ जिसमें से जो ये तरंगे निकल रही हैं नारंगी रंग की, इन तरंगों की संख्या होनी चाहिए 16,50,763.73 तरंगे। तो जितनी लंबाई में इतनी तरंगे निकल आई, बस वहीं तक की लंबाई को 1 मीटर माना गया। तो बनाने तो और बना सकते थे, जब और लंबा इसको करेंगे तो अब इन तरंगों से ज़्यादा संख्या और तरंगे निकलना शुरू हो जाएंगी। तो मानक सिर्फ इतनी तरंगों को वैज्ञानिकों द्वारा माना गया कि उतनी ही लंबाई लेनी है जितने में इतनी तरंगे निकल रही। अब अगर ये नष्ट भी हो जाएगा, सपोज करिए मान लीजिए शुद्ध क्रिप्टन 86 की जो ये बनाई गई रॉड थी, अगर ये किसी कारण नष्ट हो जाए तो वैज्ञानिकों को ये पता है कि हमको उतना ही लंबा क्रिप्टन का रॉड फिर से बनाना है जितने में इतनी तरंगे निकलें, इससे बड़ा नहीं लेना है। तो 16,50,763.73 तरंगे किस रंग की, नारंगी रंग की तरंगे, और क्या लिया गया था, क्रिप्टन लिया गया था, क्रिप्टन से। तो ये 1960 में हुआ। अभी जो वर्तमान में नई परिभाषा एक आई है उसमें भी इसी तरह की कुछ बातें होती हैं कि नई परिभाषा क्या कि देखो 1 मीटर एक ऐसी दूरी है जो निर्वात में जो प्रकाश की किरण होती है 1 सेकंड के 1/, यहाँ पर 29,97,92,498 हिस्से में तय करती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29,97,92,498 हिस्से में प्रकाश की किरण, प्रकाश ध्यान दीजिए, निर्वात में जो प्रकाश की किरण चल रही है वह 1 सेकंड के 29,97,92,498 भाग में, मतलब 1 सेकंड तो पिन पिन 1 सेकंड हो गया। अब इसी 1 सेकंड के इतने, उसका भी इतना 29,97,92,498 हिस्सा, इस वाले हिस्से में जितनी दूरी प्रकाश तय कर लेगा वह क्या होगा, 1 मीटर होगा। अर्थात कि कहने का मतलब कि 1 सेकंड का इतना हिस्सेवे भाग में प्रकाश 1 मीटर चल लेती है। तो ये 1 मीटर की परिभाषा इस तरह से दी गई। अगला हमारा है किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक है, हम जानते हैं कि ये मास, मास अर्थात द्रव्यमान का मात्रक। ये क्या है, मूल राशि है, द्रव्यमान मूल राशि है, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। तो भाई 1 किलोग्राम क्या है, आरंभिक स्थिति में प्लेटिनम और इरिडियम के धातु का एक इस तरह का एक विशेष टुकड़ा बनाया गया, एक निश्चित परिमाण का एक टुकड़ा बनाया गया और उसी टुकड़े के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया। प्लेटिनम और इरिडियम के एक विशेष टुकड़ा बनाया गया वैज्ञानिकों द्वारा नाप कर कि हाँ भाई इतना किलोग्राम ले, इतना वजन ले लो, यही 1 किलोग्राम है। इसमें भी वही समस्याएं थी कि कब नष्ट हो जाए कब नहीं, फिर कैसे बनेगा उतने ही बराबर। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक परमाणुवी पैमाना बनाया गया है। परमाणु वैसे तो व्यवहार में माना जाता है कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर 1 लीटर जल है तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर 1 लीटर जल है तो 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान होगा तो वह 1 किलोग्राम। ये व्यवहारिक चीज़ है। लेकिन परमाणुवी पैमाने पर जो वैज्ञानिक आधार पर माना गया कि भैया कार्बन के आधार पर, कार्बन 12 भाई जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन 12 के 5.018 इंटू 10 पावर 25 परमाणु ले लीजिए
कार्बन 12 के बहुत से बहुत से परमाणु यानी 5.018 के इंटू 10^25 परमाणु, इतने परमाणु ले लीजिए भाई, इसका जितना द्रव्यमान होगा वो 1 किलोग्राम कहा जाएगा। बस अब संख्या जब मिल गई वैज्ञानिकों को, तो भाई अब कोई भी चीज नष्ट हो जाए, पैमाना नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम 1 किलोग्राम बनाएंगे तो कार्बन के इतने परमाणु ले लेंगे, इसका जितना वजन होगा बस वही 1 किलोग्राम बना दिया जाएगा। 5.101 इंटू 10^25 परमाणु याद होना चाहिए। पूछता है, कई बार पूछता है कि कार्बन के कितने परमाणुओं को के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम माना गया, तो 5.011 इंटू 10^25 परमाणुओं के द्रव्यमान को। अगला है मानक सेकेंड। सेकेंड क्या होता है भाई? सेकेंड जो होता है, पहली बात तो सेकेंड जो है ये समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये मूल मात्रक होता है, क्योंकि ये मूल राशि है समय, तो इसका मूल मात्रक जो होता है सेकेंड होता है। इसके लिए सीजियम परमाणु की एक घड़ी बनाई गई। सीजियम परमाणु की एक घड़ी बनाई गई, परमाणु घड़ी, एटॉमिक वॉच जिसको कहते हैं, परमाणु घड़ी, एटॉमिक वॉच। तो इस परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु लगा हुआ है, और ये सीजियम परमाणु क्या होगा, बड़ी तेजी के साथ वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, इतना तेजी के साथ कंपन करता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसका अब एक कंपन का तो पता ही नहीं चलेगा कि समय कितना हो गया, एक कंपन में इतना कम समय लगेगा उसकी गणना ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए 9,19,26,31,770 बार, 9,19,26,31,770 बार, ये देख रहे हैं 9,19,26,31,770 बार कंपन जितने समय में कर लेता वही 1 सेकंड मान लिया गया। इसका मतलब कि 1 सेकंड में ये इतनी बार कंपन करता है। तो पहले 1 सेकंड ये नहीं था, पहले 1 सेकंड इसको बनाया गया कि जितना समय लगेगा इतनी कंपन होने में वही 1 सेकंड होगा। तो सोचो इतना तेज कंपन करता है कि भाई हम जिसे 1 सेकंड बनाए हुए हैं, उस 1 सेकंड में ये 9,19,26,31,770 बार कंपन कर जाता है। सिंपल सी परिभाषा है कि 1 सेकंड ऐसा समय अंतराल होता है जिसमें परमाणु घड़ी में लगा जो सीजियम परमाणु होता है वह 9,19,26,31,770 बार कंपन कर जाता है। सेकंड से संबंधित या समय से संबंधित कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे सौर दिवस क्या होता है, पेपर में पूछा गया है। सौर दिवस एक दिन के दोपहर से लेकर अगले दिन के दोपहर के बीच का जो समय होता है उसे हम सौर दिवस कहते हैं। एक होता है माध्य, माध्य का मतलब होता है औसत, औसत तो साल भर का ले लीजिए, साल भर के सौर दिवसों का औसत ले लीजिए जिसे हम माध्य सौर दिवस कहें। भाई सौर दिवस आज दोपहर से कल दोपहर तक का समय सौर दिवस है, ऐसे साल भर का दोपहर से दोपहर, दोपहर से दोपहर तक इनका एवरेज जो निकलेगा वो माध्य सौर दिवस होगा। इसी माध्य सौर दिवस को अगर 86,400 से भाग करते हैं तो उसको भी 1 सेकंड कहते हैं। माध्य सौर दिवस को 86,400वां भाग ले लीजिए, उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो मूल राशि होती है ताप होता है। ताप का मात्रक जो होता है केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो इसका मूल मात्रक केल्विन हो जाएगा। केल्विन क्या है? केल्विन सिंपल सा बात है कि जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाए। ये एक काल्पनिक पॉइंट होता है, समझिए ध्यान से कि जल का त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु मतलब एक ऐसा काल्पनिक टेम्परेचर होता है जिस पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाए, यानी कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड गैसियस स्टेट में, ठोस द्रव गैस। तो ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं पाया जाएगा जिस पे तीनों अवस्था में पाया जाए, लेकिन ऐसा माना गया है कि कोई ऐसा पॉइंट जिस पर ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाए जिस टेम्परेचर पर, इसलिए इसको त्रिक बिंदु कहा गया है। उस टेम्परेचर का 1/273.16वां भाग, 1/273.16वां भाग जो होगा वही 1 केल्विन कहलाएगा। ठीक, तो जल का त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो जितना भी टेम्परेचर होगा जिस पे ये तीनों अवस्था में पाया जाए उसका 1/273.16वां जो भाग होता है वही
1 केल्विन होता है। अगला जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, ये किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है। बहुत सिंपल है। इसमें किया क्या गया? कहा गया कि आप 2 पतले लंबे सीधे तार ले लीजिए। इस तरह से पतले और लंबे सीधे तार ले लीजिए। इन तारों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रख दीजिए। निर्वात में रख दीजिए। उसके बाद इनके बीच में धारा प्रवाहित कीजिए। अब इन तारों के बीच में धारा प्रवाहित कीजिए। तो अगर 2 लंबे पतले सीधे तारों को निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर इस तरह रख दिया गया और इनके बीच में धारा प्रवाहित करें और इतनी धारा प्रवाहित करें, इतनी धारा कि इनके बीच में एक प्रकार का बल लगना शुरू हो जाए और यह बल हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का। ये बल कितना होना चाहिए? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल हो। तब हम कहेंगे कि जो धारा बह रही है वह 1 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने चित्र बनाया हुआ है। देखिए, ये थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ तो बताता हूँ। यहाँ पर एक हम लोग चित्र लिए हुए हैं कि 2 तार है हमारे पास। ये 2 तार है, दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच में धारा जब प्रवाहित की जा रही है तो इतनी धारा प्रवाहित हो कि इनके बीच में कितना बल उत्पन्न हो जाना चाहिए? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल। जब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो गया तो हम कहेंगे कि वहाँ पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित। तो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा होती है जो निर्वात में रखे 2 पतले और लंबे सीधे तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, उनके बीच में 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो जाए। तो इसे ही हम लोग 1 एम्पियर की धारा कहते हैं। अगला एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला किसे परिभाषित किया? भाई, कोई भी हमारे पास एक प्रकाश स्रोत हो जिससे प्रकाश निकलती हो, उस प्रकाश स्रोत जो भी हो, मान लो बल्ब है, इस तरह का मान लेते हैं कि बल्ब है। तो मान लीजिए इतना बड़ा बल्ब है, तो अब इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लीजिए। इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से कितनी ऊष्मा निकल रही है या कितना प्रकाश निकल रहा है, इसका 60वां भाग जो होता है 1 कैंडेला माना गया। कि जैसे ये मैंने एक बल्ब बनाया हुआ है, इसका मैं यहाँ पर क्या किया है, इस क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ले लिया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, पूरा ना लेकर बल्कि इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और इसमें से जितनी ये तरंगे, प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं, इस पूरे का 60वां हिस्सा ही 1 कैंडेला कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। या तो आधुनिक परिभाषा में ये भी कहा जाता है, कोई भी प्रकाश स्रोत है, अगर उस प्रकाश स्रोत से 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंगे निकलती हैं तथा 1/683 वाट पर इसके रेडियन तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो ये याद रखिएगा, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट पर इसके रेडियन तीव्रता का अगर प्रकाश उत्सर्जित होता है तो वो जो होता है 1 कैंडेला के बराबर होता है। इसी को हम 1 कैंडेला कहते हैं। लास्ट वाला जो हमारी मूल राशि है वह होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसकी मात्रा, जैसे जिसे हम मोल कहते हैं। देखो, जब बहुत छोटे परमाणु होते हैं तो परमाणुओं को गिनना संभव नहीं हो पाता है। तो बहुत छोटे परमाणुओं को गिनना संभव नहीं होता है, तो एक बार परमाणुओं को गिन लिया गया और उसको कह दिया गया कि ये 1 मोल है। तो ऐसे कितने परमाणुओं को गिनकर बोला गया 1 मोल है? तो 6.023 × 10⁻23, 6.023। ये 23 जो है यही घात पे भी है, 10⁻23। तो 1 मोल बराबर इतनी संख्या होती है। अगर 1 मोल परमाणु कहेंगे तो यहाँ पर परमाणु की इतने परमाणु लिए जाएंगे। अगर 1 मोल आलू कहेंगे तो इसका मतलब हुआ कि हमको इतने आलू लेना है, तब वह 1 मोल आलू कहलाएगा। 6.023 × 10⁻23। तो ये पदार्थ है जो बहुत छोटे पदार्थ होते हैं, उनको हम नहीं गिन सकते हैं, तो उनके लिए बड़ी संख्या लेकर उसको एक नाम दे दिया गया, मोल। ठीक है, ये है। कुछ और भी मात्रक होते हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि हमको पता होने चाहिए। छोटे लंबाई के कुछ मात्रक हैं, जैसे एंगस्ट्राम क्या होता है? एंगस्ट्राम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। ये टेट में पूछा गया है।
एंगस्ट्राम क्या होता है, जीएस, ये जीएस वाले में भी पूछ लेता है और ये विज्ञान में भी पूछता है। एक माइक्रोन क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻6 मीटर। अब अगर एंगस्ट्राम और माइक्रोन में संबंध पूछा था, 2018 में आया हुआ था एंगस्ट्राम और माइक्रोन में संबंध, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ देखिए 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻10 मीटर और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो दोनों में रिलेशन पूछता है, तो 1 एंगस्ट्राम हम इसको लिख सकते हैं 10⁻4 गुणे 10⁻6 मीटर, अलग अलग कर सकते हैं। तो इस 10⁻6 मीटर की जगह पे हम माइक्रोन लिख सकते हैं। तो 1 एंगस्ट्राम इक्वल टू 10⁻4 माइक्रोन, ये इस तरह से पूछ लेता है। अगर 1 माइक्रोन बराबर निकालोगे तो 10⁻4 एंगस्ट्राम आ जाएगा। उसी का उल्टा जब करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 10⁻+4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए एंगस्ट्राम 10⁻10 मीटर, माइक्रोन 10⁻6 मीटर। एंगस्ट्राम और माइक्रोन में रिलेशन लेते हैं तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻4 माइक्रोन। यही उल्टा जब पूछ लेगा 1 माइक्रोन, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा एंगस्ट्राम। ठीक है। पीको, पीको मतलब 12 होता है, तो पीको सेकंड लगा दोगे तो 10⁻12 सेकंड। पीको मीटर लगा दोगे 10⁻12 मीटर। मतलब ये पीको का मतलब ही होता है 10⁻12। अगर 1 पीको सेकंड कहेंगे तो इसका मतलब 10⁻12 सेकंड हो जाएगा। नैनो, नैनो 10⁻9 होता है, याद रहना चाहिए। माइक्रो 10⁻6 होता है। इनके साथ मीटर सेकंड कुछ भी लगा सकते हैं। नैनो -9 होता है, माइक्रो -6 होता है। तो इतना आज का क्लास था। इसके आगे हम लोग और देखेंगे मापन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा थोड़ी सी चीज़ें बची हुई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर कीजिए, सबको फ़ायदा मिले। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।